इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मून के कार्य तत्व के बारे में। दोस्तों, मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मून जो है वाटर, मून मीन्स वाटर। अगर आप नोटिस करेंगे, समुद्र में जो ज्वार भाटाएं आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि मून जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से वाटर को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो वैसे तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत बड़ा होने की वजह से ये विजिबल है, वो दिखाई पड़ता है। बट क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो भी वाटर एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब उसके अंदर वाटर की काफ़ी मात्रा होती है, तो सटल वे में उसका भी प्रभाव दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव हमारे बॉडी पर भी पड़ता है। वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में पड़ता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतना सटल वे, इतना सूक्ष्म रूप में पड़ता है कि वो निग्लिजिबल है, बट ऐसा नहीं है। इवन कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वैसी एनर्जी जिसे आप फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, या फिर वैसा उपकरण नहीं है जिससे वैसे डिवाइस नहीं है जिससे आप उनको डिटेक्ट कर सकें, बट कई प्रकार की दोस्तों एनर्जी का प्रभाव, एनर्जी का फ्लो हमारे जीवन पे पड़ता है। और वो जो है आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और आपकी सुखी या दुखी होने की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ऐसा भी हो सकता है कई सारे परेशानी हो फिर भी हर सिचुएशन में आप खुश रहते हो, या छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते होंगे, मानसिक परेशानी होती होगी। तो ये सब कुछ दोस्तों, जो भी प्लैनेट्स हैं उसका प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। तो मून जो है मन को रिप्रेजेंट करता है, तो मून का संबंध मन से है दोस्तों। अभी इससे पहले मैंने बताया था सन के बारे में, तो सन जो है, इसलिए पिछले वीडियो में, सन जो है आपकी आत्मा का कारक होता है। वहीं सन जो है आपकी आत्मा है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके बॉडी के सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स वो है आत्मा। वहीं चंद्रमा जो है मन है। अगर आप केयरफुली देखें तो आसमान में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके बॉडी पर अगर पड़ता है तो एक तो हो गया सूर्य, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है, ओके, इतना बड़ा है, और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक है कि सारे प्लैनेट उनके चक्कर लगाते हैं। तो एक तो सूर्य इतना बड़ा है और उनकी एनर्जी विजिबल होती है। दिन के समय में 11 बजे के समय में इतनी तेज धूप हो सकती है कि आपके स्किन को भी डैमेज कर दे। तो वहीं सन की बात करें तो सन जो है आपको विजिबल है, दिखाई पड़ता है, उसकी एनर्जी लिटरली फील होती है। वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के इतनी नज़दीक है जिसके वजह से उसकी एनर्जी आपको फील होती है और आपका मन पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये दोस्तों आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए उसके कार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला माइंड। क्यों? क्योंकि माइंड सबसे ज़्यादा वाटर से बना हुआ है, इसीलिए दोस्तों मन को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो सब कुछ चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, प्लाज्मा, जो रक्त है, रक्त भी तो बॉडी का ही फ्लूइड है, लेकिन उसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट है दोस्तों, उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। और उसका जो आरबीसी होमोग्लोबिन वाला जो पार्ट है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है, उसका लाल रक्त। लेकिन प्लाज्मा वाला पार्ट बेसिकली मून रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बाईं आंख, जैसे मैंने सन के बारे में बताया था कि राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, वहीं चंद्रमा जो है लेफ्ट आइज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चंद्रमा भी रोशनी है, रोशनी प्रदान करता है और हमें किसी चीज़ को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। वो रोशनी के वजह से, लाइट के वजह से ही आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आँखों का कारक सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं। सूर्य जो होता है वो राइट आइज और चंद्रमा लेफ्ट आइज, ठीक है, और बॉडी के फ्लूइड्स को दर्शाता है। फिर आपकी भावनाएं, क्योंकि जल तत्व की राशि है और जल को आप किसी भी साँचे में डाल दीजिए, उसी का आकार ले लेता है। तो जल जो वाटर होता है बहुत एडजस्टेबल हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। तो ऐसे लोग जो है एडजस्टेबल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि मन का प्रभाव है, मन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो कल्पनाशील होते हैं। तो मन की जितने भी एक्टिविटीज़ है, मन की एक्टिविटीज़ बहुत होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है चंद्रमा। दोस्तों दो चीज़ें, एक है आत्मा और दूसरा है मन। ये दो चीज़ें सबसे वाइटल और इम्पोर्टेंट होती है। एंड मन से रिलेटेड जो जो भी एक्टिविटीज हो रही है सबको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है।
तो एक तो होगा फीलिंग, जैसे किसी से प्यार होना, ओके, मातृत्व भाव, लविंग, केयरिंग, सहिष्णुता, दया, करुणा, ये सारे जो भाव हैं सब दोस्तों चंद्रमा से आते हैं। अगर सपोज कर्क राशि है किसी का, तो कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है। तो कर्क राशि वाले लोग थोड़ा उनके अंदर दया, करुणा और सौम्य रहेंगे और अच्छे गुणों से युक्त रहेंगे, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। अब हालांकि केवल कर्क राशि में चंद्रमा का हो जाने से वैसा नहीं होगा, उसके साथ साथ और भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन और दृष्टि भी मैटर करती है। बट ऐसा माना जाता है कर्क राशि। अच्छा, आप ये कभी समझे हैं कि राशि कैसे काम करती है? तो चंद्रमा का अहम रोल है दोस्तों। चंद्रमा जिस किसी राशि में प्रेजेंट है, मतलब आपके 12 हाउस हैं, 12 हाउस में कहीं भी कर्क राशि, कहीं भी कोई भी राशि फॉल हो सकती है, वहाँ पे कहीं भी चंद्रमा हो सकता है। तो चंद्रमा जहाँ भी फॉल हुआ है वो जिस राशि में है वही आपका राशि हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मन है, मन आपके गुणों को प्रदर्शित करता है। आप कैसे सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, ओके। तो जो आप सोच रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, ये सब मून से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मून साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कर्क राशि में होगा, मतलब मून की ऐसे तो अपनी राशि है, बट कर्क राशि में ऐसे लोग इमोशनल होंगे। अगर वृश्चिक राशि में है तो भी जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, प्यार के मामले में वो बहुत वफादार एंड लॉयल होते हैं। मीन राशि में है तो अगेन होते हैं। मेष राशि में अग्नि तत्व प्रधान होगा, ओके, अग्नि प्रधान होंगे, उनके अंदर करेज कूट कूट के भरा होगा। अगर सिंह राशि में है तो सिंह राशि वाले लोग जो है उनके अंदर लीडरशिप स्किल होगी। मे भी प्यार मोहब्बत में अच्छे ना हो, बट ऐसे वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके अंदर लीड करने की कैपेबिलिटी होगी, दृढ़ निश्चयी होंगे, स्थिर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो चंद्रमा जिस भी राशि, राशि क्या इन्वायरमेंट, हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा जिस भी राशि में दिखाई पड़ता है, मतलब उस इन्वायरमेंट में, राशि एक इन्वायरमेंट है, जिस भी इन्वायरमेंट में दिखाई पड़ता है, हमारा मन, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि हमारा मन का जो मन है उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक से मैच खाएंगे। जिस भी राशि में चंद्रमा प्रेजेंट है, हमारा मन हम वैसा ही सोचता है। इसीलिए, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ऐसा माना गया है कि चंद्रमा जिस किसी राशि में होगा उसी को जो है इंसान की राशि माना जाता है। मून साइन को ही राशि बोला जाता है। किसी को बोलेंगे आपकी कौन सी राशि है, तो उनका आप मून देखिएगा, मून किस राशि में, जिस राशि में मून रहेगा वही उसका राशि हो जाएगा। इसीलिए मून का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सन और मून ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी आपको विजिबली फील होती है। भले ही उसका सटल इफेक्ट आपके जीवन काल में ना फील हो, बट प्रैक्टिकल सिनारियो में आप उसे फील कर सकते हैं। तो सन का अच्छा होना और मून का अच्छा होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन को प्रभावित करता है। तो ऐसे लोग दोस्तों भाव इमोशनल हो सकते हैं, इमेजिनेशन को जन्म देता है, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक होता है, मन का कारक है, तो इमेजिनेशन का भी कारक है। मूड स्विंग होता है, मूड का फ्लक्चुएशंस हो गया, उसका भी कारक होता है। मूड आपके माइंड को जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, ओके। एंड आपके माता को दर्शाता है, इमोशंस, माता से इमोशंस जुड़े होते हैं, इसीलिए आपके माता को दर्शाता है। मून मातृ पक्ष को दर्शाता है, आपकी माता के जो पक्ष हैं, ओके, उनको दिखाता है। और आपके घर से लगाव, आपका जो घर है, घर से लगाव है। अगर सपोजेड मून अगर 4th हाउस में है तो सबसे बेस्ट पोजीशन है मून की। क्यों? क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? माता को। 4th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? वो भी माता को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और आपके जो मातृपक्ष है और आपका जो होम इन्वायरमेंट है, सब 4th हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है और चंद्रमा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, अगर 4th हाउस में चंद्रमा है तो। अगर हम वेल्थ की बात करें तो लिक्विड मनी का कारक होता है चंद्रमा, जो है लिक्विड मनी का कारक होता है। जो डेली बेसिस पे जो आप अर्निंग करते हैं उसको भी चंद्रमा से देखा जाता है।
चंद्रमा वाले लोग आर्थिक समृद्धि, ऐश आराम, भौतिक सुख सुविधाएं, संपत्ति लाभ भी उनको मिलते हैं। और चंद्रमा लक भी लाता है क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, तो थोड़े लक भी दोस्तों लाता है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कामनेस, प्योरिटी, डिवोशंस, भक्ति। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सूर्य जो है तपस्या का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा जो है डिवोशंस का कारक है, भक्ति का कारक है, सात्विक नेचर को दर्शाता है, दैविक गुणों से युक्त कर देता है आपको। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, सपोज वृषभ राशि में है, तो उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में। कर्क राशि में तो उसकी अपनी साइन है, तो जिसकी राशि कर्क होती है, अब वृषभ राशि होती है। अब अगेन देखना है कि किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे काम नहीं आएगा। तो ऐसे लोग ना बहुत सात्विक स्वभाव के होते हैं। ओके, सात्विक स्वभाव दैवीय गुणों से युक्त होते हैं। और ऐसे लोग, क्योंकि मन को कंट्रोल करने का मार्ग मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आएगा उन्हें। ओके, एंड उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो लंग एंड यू नो लंग से समझ अस्थमा हो सकता है, मेंसुरेशन, यू नो लेडीज़ में मेंसुरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सब है। इंसोम्निया, नींद ना आना, ये सब भी समस्या हो सकती है। तो इसकी अपनी साइन तो एक तो कर्क राशि हो गई, वृषभ राशि के 3 डिग्री में उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि 3 डिग्री पर नीच का हो जाता है। मूल त्रिकोण राशि 3 से 30 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा है वृषभ राशि में, ओके, तो मूल त्रिकोण राशि दोस्तों कर्क राशि है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्गोत्तम, अगर सपोजेड मून अगर किसी भी राशि में है, और सपोज D1 चार्ट में जिस किसी भी राशि में है, D9 चार्ट में भी उसी राशि में अगर होता है, तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि वो वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम होने से मानसिक स्थिरता और संवेदनशीलता, इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि दोस्तों वो वृषभ राशि है, 3 से 30 डिग्री के बीच में। अब दिशा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगेन रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र मून को रूल करता है, उसका जो लॉर्ड है वो मून है, मून इसका स्वामी है। रोहिणी, हस्त और श्रवण, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जातक का जन्म अगर रोहिणी नक्षत्र में होता है, तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर सपोज दैट किसी की रोहिणी नक्षत्र में सपोज वृषभ राशि में अगर जन्म होता है, तो ऐसे लोग ना हर सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि और भी जो क्रूर प्लैनेट होते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल के प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए चंद्रमा के ऊपर। ओके, तो ऐसे लोग सबसे खुशी होते हैं, और उनके अंदर अगेन दया, करुणा वाले गुण और इमोशंस, अच्छे गुण, दैविक गुण विद्यमान होते हैं। रोहिणी का दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन और शुभ माना जाता है। अगर किसी भी जातक का अगर है, तो ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, अपने दुनिया में मग्न होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं। ठीक है, तो हस्त का भी है, हस्त और श्रवण नक्षत्र भी है जिसका लॉर्ड मून होता है। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र, जिसमें रोहिणी सबसे शुभ माना गया है। और अगेन जल तत्व की वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पंच महाभूत जो एलिमेंट है उसमें वाटर को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। और जब भी इसका दशा होती है, उस समय मानसिक परेशानी, मूड स्विंग होना, डोमेस्टिक इवेंट, हेल्थ फ्लक्चुएशंस, ये सब का कारक हो जाता है दोस्तों। तो वो सब घटनाएं देखने को मिलती है जब भी मून की दशा आएगी। अगर इसकी निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, मैटरनल इश्यूज देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी आपकी, माँ से विवाद हो सकता है, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है दोस्तों। चंद्रमा की बात करें, अगर चंद्रमा राहु के साथ अगर आ जाए, तो ऐसे लोग ना भ्रम की स्थिति में जीते हैं, बहुत कल्पनाशील हो जाते हैं, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा के कार्य तत्व को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग एक तो खुश रहते हैं अपने लाइफ में, उनकी खुशी भी बढ़ जाती है, क्योंकि
राहु के साथ चंद्रमा उतना बुरा नहीं है जितना केतु के साथ बुरा है। ओके, बट अगर चंद्रमा राहु के साथ अगर आता है तो ऐसे लोग ना अनरियलिस्टिक सपने देखना स्टार्ट कर सकते हैं, सपनों की दुनिया में खुश रहते हैं। उनके मानसिक स्थिति जो होती है अनरियलिस्टिक और भ्रम की स्थिति में जीने वाले हो सकते हैं, उन्हें नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मून जो है राहु के साथ अगर आ जाता है तो इस टाइप की समस्या देखने को मिलेगा। वहीं अगर केतु के साथ अगर आ जाए तो दोस्तों मून का केतु के साथ होना एक ग्रहण योग बना देता है। हालांकि राहु केतु दोनों ही ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा लाइट है, सूर्य भी लाइट है, राहु केतु क्या है, छाया है। तो लाइट के ऊपर छाया डाल दीजिए। तो अगर टेक्निकली अगर आप सोचने का प्रयास करें तो छाया डालिएगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसी तरह से चंद्रमा पर अगर केतु का प्रभाव पड़ जाए, केतु भी छाया है, तो ऐसे लोग दोस्तों मानसिक परेशानी बहुत होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, एकदम डीप में चले जाते हैं, उनको अंधकार दिखाई देता है। ओके, क्योंकि ऑफकोर्स ग्रहण योग बना हुआ है तो उनको ना अंधकार दिखाई देता है, उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, उस अंधकार से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उसके वजह से काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देखिए ये तो एक निगेटिव इम्पैक्ट है, बट इसको एज अ पॉजिटिव वे में अगर आप लीजिएगा तो अगर किसी का केतु के साथ अगर चंद्रमा और केतु साथ में आ जाए तो मानसिक अस्थिरता तो रहेगी, बट ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। मीन्स इसी एनर्जी का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे लोग बहुत रिसर्चर हो सकते हैं क्योंकि वो डीप में डिटेल में सोचते हैं, क्योंकि केतु जो है अध्यात्म से परे, ओके, मतलब यूनिवर्स से परे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है और एकदम डीप में गहराई में जाकर सोचता है, बियॉन्ड द यूनिवर्स सोच सकता है। तो चंद्रमा का केतु के साथ होना, ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, लेकिन अगर उस फील्ड में नहीं है तो हर चीज़ में वो डीप में सोचेंगे और मानसिक अस्थिरता का कारण बन जाएगी, जिसके वजह से दोस्तों मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। जब भी केतु की दशा और मून की दशा आएगी, उनके मन में उनके इमोशंस जो है फ्लक्चुएट होंगे, उनका मूड स्विंग होगा। ओके, तो इसलिए मून का अच्छा होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मून का अच्छा होना आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुणों को दिखाता है, दर्शाता है। और वृषभ राशि में मून जो है सबसे बेहतरीन होता है, कर्क राशि अपने राशि होती है। अच्छा, इसके एडवांटेज तो हैं, जैसे कर्क राशि अगर किसी की है, मतलब मून अगर कर्क राशि में है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दया करुणा वाले भाव होते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट है, मे बी ये दूसरों के लिए बेनिफिट हो, उस इंसान के लिए ना हो, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, लगाव हो जाता है। बट कई बार ना ये हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये दूसरों के लिए तो अच्छा हो सकता है बट उस इंसान के लिए में भी उतना अच्छा ना हो। डिपेंड करता है कि वो किस अपने भावनाओं को किस व्यक्ति की ओर प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, बट ऐसा माना जाता है कि जो भी वाटरी साइन होती है प्यार मोहब्बत रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो हर एक साइन की एक बेनिफिट, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो शनि कर्क राशि का यही एक एडवांटेज है कि ऐसे लोग प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं और आपको हील कर सकते हैं आपके मानसिक परिस्थिति। ओके, अगर सपोज दैट आप मन से परेशान हैं तो कर्क राशि वाले जो है आपको हील कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण मौजूद है। क्योंकि चंद्रमा के अंदर में भी हीलिंग का पोटेंशियल है, बट वो हीलिंग किस प्रकार का हीलिंग, सूर्य जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपके पूरे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। वहीं चंद्रमा आपके मन को हील करता है, आपके मानसिक परेशानी को ठीक करता है। ठीक है, अगर मानसिक परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसी घटना है, सपोज दैट ऐसी घटना हुई है आपके लाइफ में, ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसी घटना जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हील करने का काम चंद्रमा करता है। या कर्क राशि वाले, टॉरस वाले राशि वाले लोग हील कर सकते हैं आपको, वो अपने बातों से, अपनी अपना जो उनके जो भाव हैं, जो दैविक गुण हैं उनके अंदर, दया करुणा समझने की क्षमता, किसी के इमोशंस को, भावनाओं को समझना,
दया दिखाना, ये सारे जो गुण होते हैं वो हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो चंद्रमा आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, आपके मन को हील करता है। सूर्य आपके शरीर को हील करता है, वहीं चंद्रमा आपके मन को हील करता है। ओके, अब चंद्रमा किस अवस्था में, अगर अच्छी अवस्था में है तो हील करेगा, वरना वो मानसिक परेशानी का कारक बन जाएगा, डिप्रेशन और टेंशन जैसी समस्याओं देखने को मिलेगा। अगर निगेटिव प्लेस्ड हुआ तो नींद आने की समस्या एंड भ्रम की स्थिति में जीना, अगर राहु के साथ है तो कुछ इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है दोस्तों चंद्रमा के कार्य तत्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग मार्स मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे।